खालिस्तानी समर्थक भगौड़ा अमृतपाल अभी तक पुलिस और अन्य एजेंसियों को चकमा दे रहा है। पूरे तंत्र को उसने हिलाकर रख दिया है। पंजाब पुलिस ने अपनी तलाशी अभियान को और तेज किया है। मंगलवार देर रात अमृतपाल के पंजाब के होशियारपुर में होने की खबर आई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो पीछा करने पर अमृतपाल जिस गाड़ी में सवार था उसे छोड़कर भाग गया। इस बीच हिम्मत देखिए, अमृतपाल ने अब एक वीडियो बयान तक जारी किया है और पुलिस को चुनौती दी है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस सूत्रों की माने तो ये वही इनोवा कार है जिसमें बैठकर अमृतपाल होशियारपुर के गांव से होते हुए अमृतसर के अकाल तख्त पहुंचने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस अमृतपाल के पीछे लग गई। तो अमृतपाल अपनी इनोवा कार होशियारपुर के मरनाइया गांव में छोड़कर भाग गया। अमृतपाल इनोवा गाड़ी में आया और पुलिस पीछे लगी तो इनोवा गाड़ी को यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ चलती हुई ऑन गाड़ी को यहाँ छोड़ करके और यहाँ से खेतों में फरार हो गया। अमृतपाल के भागने के बाद से पंजाब पुलिस होशियारपुर के गांव में घर घर तलाशी ले रही है और होशियारपुर से निकलने वाली हर गाड़ी की सघन जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के नाम और तस्वीर के साथ पोस्टर जारी कर लोगों से अमृतपाल के देखे जाने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है। अमृतपाल के अमृतसर में हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में मौजूद अकाल तख्त पहुंचने की आशंका के चलते पंजाब पुलिस ने गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे के आसपास फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा भी बढ़ा दी है। लेकिन पुलिस सीधे इस बारे में कहने से बचती नजर आई। हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं। अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो उनका मन है। पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है, वही होगा। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। देर शाम भगोड़े अमृतपाल का वीडियो बयान सामने आया जिसमें उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और पंजाब पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। अमृतपाल के वीडियो बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अमृतपाल सरेंडर नहीं करने जा रहा है और ये बहुत बड़ी नाकामी है पंजाब पुलिस की कि ना सरेंडर करा पाए और ना गिरफ्तार करा पाए। सूत्रों की माने तो ये जो वीडियो है अमृतपाल का वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की आईपी एड्रेसेस से नंबर से सर्कुलेट किया गया है। फिलहाल अमृतपाल को पकड़ने का ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस तमाम नाकों पर बैरिकेड करके हर गाड़ी पर अपनी नज़र बनाए हुए है। पर 100 बात की एक बात, पंजाब पुलिस के हाथ अमृतपाल अब तक नहीं लगा है। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद को वापस अहमदाबाद की साबरमती जेल ले जाया गया। उमेश पाल किडनैपिंग केस में उसे प्रयागराज के कोर्ट में पेश किया गया था। इस केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उसे अब वापस साबरमती जेल ले जाया गया। राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहां पर स्वास्थ्य के अधिकार बिल को लेकर निजी डॉक्टर्स के साथ साथ अब सरकारी डॉक्टर्स 24 घंटे के लिए हड़ताल पर हैं। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी और प्रसूति वार्ड में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित न हो। मथुरा से आए प्रदीप की मां का इलाज 40 दिन से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने 10 दिन बाद रिपोर्ट दिखाने को कहा था, लेकिन अब रिपोर्ट देखने वाला कोई नहीं है। हमें कम से कम 40 दिन हो गए और ये माता जी हैं हमारी, उनके थायराइड है या पता नहीं क्या है, इनका इलाज चल रहा है। ये 10 दिन पहले हमारी छुट्टी कर दी थी यहाँ से
और अब रिपोर्ट आई है तो अब डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे, क्या करें। डॉक्टर ये बोल रहे सर कि रिपोर्ट आ जाए तो आप रिपोर्ट के साथ में आ जाना, लेके आना। अब रिपोर्ट ही नहीं, मैं डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, क्या करें। तो रिपोर्ट नहीं मिली पहले तो हड़ताल की वजह से, पहले तो रिपोर्ट नहीं मिली हड़ताल की, फिर आज मिली रिपोर्ट, कल मिली थी। तो हम मम्मी को लेके आए, यहाँ पे बुलाया था डॉक्टर ने कि लेके आना, तो अभी मम्मी को लेके आए हैं। सांस वास ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे बैठे हैं। अब डॉक्टर है नहीं है, हड़ताल की वजह से बहुत परेशानी मिल रही है यहाँ पे। वहीं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने निजी डॉक्टरों से अपील की है कि वो काम पर लौटें। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बिल वापस नहीं होगा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सरकारी डॉक्टरों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। क्या ओथ है उनकी, उस चीज को याद करना चाहिए कि ओथ क्या ली है, ओथ को भूल रहे हैं लोगों की। जिस तरह उन्होंने काम बंद कर रखा है ये अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से उनको काम पर लौटना चाहिए। हमारी अपील है उनसे, व्यक्तिगत तौर पर सरकार की अपील है वो काम पर लौटे। उनकी कोई बात होगी तो जो भी उनके सुझाव है उनको सरकार निश्चित रूप से मानेगी। और उनकी ये जो बात है हरधर्मिता है वापस ले, वो बिल वापस नहीं होगा। सरकारी डॉक्टर्स को हमने अवकाश सबका निरस्त कर दिया, किसी का अवकाश मान्य नहीं है। कोई जाएगा तो निश्चित रूप से परिणाम भुगतेगा। आरटीएच बिल के विरोध में चल रही हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बात कोरोना की कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 300 नए मरीज सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण दर 14% के करीब पहुंच गई है। तो कोविड मामलों के बड़े आंकड़े तो लगातार रिपोर्ट हो ही रहे हैं। हम दिखाते हैं आपको कि अस्पतालों में आईसीयू में भर्ती हुए कोविड पॉजिटिव युवा और बच्चों की रिपोर्ट। पूरी मुंबई में 52 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उनमें से 63% ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। 9 साल का ये बच्चा बीते रविवार को पेट दर्द से परेशान था। मुंबई के केजे सोमैया अस्पताल में भर्ती हुआ। जांच हुई तो कोविड पॉजिटिव पाया गया। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इरफान अली बताते हैं कि ये एक जटिल केस है। इसके सारे रिपोर्ट जैसे सीआरपी अराउंड 177 है, डब्ल्यूबीसी काउंट 20,000 के ऊपर है, हाईली इन्फेक्टिव है, साथ में उसका कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव है, डी डाइमर भी उसका मोर देन 12,000 है। ऐसे में खून के थक्के जिसको बोलते हैं, जैसे ब्लड क्लॉट होने के भी चांसेस रहते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस है बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। केजे सोमैया अस्पताल में कोविड जैसे लक्षण वाले कई बच्चों का इलाज चल रहा है। टेस्टिंग बाकी है, इसलिए इन्हें कोविड पॉजिटिव की श्रेणी में नहीं गिन रहे। डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ में आ रहे हैं, लाइक पेन इन एब्डोमेन, कुछ को कफ कोल्ड है। तो जिन बच्चों को एडमिशन लग रहा है उन्हीं का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके बाद में उनका कुछ बच्चों का कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है हमारे पास में। लाइक रिसेंटली उनको इन्फेक्शन होकर गया रहेगा लाइक 1 मंथ के ड्यूरेशन में। ये 7 हिल्स अस्पताल का कोविड वार्ड है। शहर के सबसे ज्यादा 36 कोविड मरीज यहीं भर्ती हैं। इनमें से 5 आईसीयू में हैं। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती 36 साल के ये नौकरी पेशा युवक करीब 10 दिन पहले बीमार पड़े थे। कमजोरी से तकलीफ शुरू हुई, कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने में इतनी देरी कर दी कि अब वेंटिलेटर पर हैं। हालत नाजुक बताई जा रही है। हैरान करने वाली बात है कि इन्हें कोविड के लक्षण के अलावा कोई दूसरी बीमारी या मेडिकल हिस्ट्री नहीं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो क्या कोविड का नया रूप स्वस्थ युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है? ये पेशेंट जब आया था हमारे पास, वो टाइम में जनरल वीकनेस का कंप्लेंट्स लेके आए थे। कोविड टेस्ट पॉजिटिव था, वो बेसिस पे हमने एडमिशन किया उनका। जब भी बाकी का सभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना चालू हुआ, वो टाइम पे समझ में आया कि काफ़ी लेट ये यहाँ पे आए। तो HRCT से लेके बाकी सब चीज़ें, चेस्ट एक्सरे से लेके बाकी सब चीज़ों में डेफिनेटली काफ़ी सारा इन्फेक्शन हमको देखने मिला। वही दिक्कत है जो पहले भी हो रहा था कि people are reacting little bit late, and that is why even to get the treatment and again come back to the normal life, it is taking time. He is vaccinated and everything, so nothing as such health issues. Even when he came, he was
थोड़ा सा वीकनेस था, बट यस ही वाज वेरी इन गुड कंडीशन, इतना भी बैड कंडीशन नहीं था। अभी इनकी क्या कंडीशन है? कंडीशन अभी बैड है, वेंटिलेटर पे ही है। सो जब तक वेंटिलेटर से पूरी तरह से आउट नहीं होता, डेफिनेटली थोड़ा सा डेंजर साइड पे हम बोलेंगे इनको। मुंबई में एक्टिव कोविड मरीज बीते एक हफ्ते में दोगुना हुए हैं। शहर में फिलहाल 663 एक्टिव कोविड मरीज हैं। 1 मार्च को जहां सिर्फ एक कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती था, तो वहीं मार्च के आखिर में 52 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और इन 52 भर्ती मरीजों में से 33 यानी कि 63% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। महाराष्ट्र में 230 मरीज XBB.1.16 वेरिएंट के मिले हैं। 24 घंटे में कोविड से राज्य में 3 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस के नए रूप के असर को हेल्थ विभाग स्टडी करने में जुटा हुआ है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। जल संसाधन मामलों पर संसदीय समिति ने संसद में पेश अपनी ताजा रिपोर्ट से आगाह किया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स के सिकुड़ने, पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। 7 फरवरी 2021 को चमोली में जो आपदा आई, उसका हवाला देते हुए संसदीय समिति ने NDRF के लिए एक एयर फ्लीट तैयार करने की सिफारिश की है, जिससे राहत बचाव के लिए NDRF के जवानों को आपदा स्थल पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। 7 फरवरी 2021 को चमोली में ग्लेशियर टूटने से जो अचानक बाढ़ आई थी, उसमें बचाव के लिए NDRF की टीम को पहुंचने में काफी वक्त लगा। यही नहीं, चमोली जैसी आपदा से निपटने के लिए NDRF के पास मलबा हटाने वाले आधुनिक उपकरण तक नहीं हैं। ये राय उस रिपोर्ट की है जो जल संसाधन मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने बुधवार को संसद में पेश की है। फरवरी 2021 के चमोली डिजास्टर का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि NDRF के पास अपना एक अलग एयर फ्लीट होना चाहिए, जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में अगर डिजास्टर होता है तो राहत और बचाव के काम को जल्दी शुरू करने के लिए NDRF के जवानों को वहां जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। फिलहाल NDRF को डिजास्टर साइट पर पहुंचने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले एयरक्राफ्ट या फिर राज्य सरकारों की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले चॉपर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। NDRF में हमेशा एक डेडिकेटेड एयरविंग की आवश्यकता महसूस की गई थी। मुझे याद है 2014 में जब श्रीनगर का फ्लड आया था, उस समय ये बातें बहुत ताज़ा थी कि 2013 के केदारनाथ ट्रेजेडी में NDRF की टुकड़ी समय से इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं था, कोई वहां जाने का साधन नहीं था। 2014 में, 2015 में, 2016 में हम लोगों ने महसूस किया और यही कारण था कि एज DG NDRF मैंने ये अनुरोध किया था भारत सरकार से कि NDRF को एक डेडिकेटेड एयरविंग होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एयरविंग होता, उसके पास एक डेडिकेटेड एयर पैसेज होता, तो संभवतः NDRF की टुकड़ियां समय से तत्काल प्रभाव से उस स्थान पर पहुंच पाती जहां ये डिजास्टर हुआ। मुझे खुशी है कि इस प्रकार की अब बात चल रही है कि NDRF को एक डेडिकेटेड एयरविंग दिया जाए, ताकि उसकी टुकड़ियां प्रोएक्टिवली होकर और प्री पोजिशन्ड होकर या डिजास्टर होने पर तत्काल वहां पहुंच सके। संसदीय समिति ने आगाह किया है कि हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के असर से हाल के वर्षों में हिम नदियों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय काराकोरम क्षेत्र ग्लोबल औसत की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस की तेज गति से गर्म हो रहा है, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने में वृद्धि होगी और आपदाएं भी बढ़ सकती हैं। छोटे ग्लेशियर ज्यादा तेजी से सिकुड़ते हैं, इनकी ठीक से निगरानी भी नहीं हो पा रही। हम सब जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र विश्व के सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक है। पिघले ग्लेशियर और हिम नदी झील के फटने से खतरे बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हमें हिमालय के परीक्षण के लिए इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत है, क्योंकि शोध में कहीं न कहीं कमी है। संसदीय समिति ने हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप करने की भी सिफारिश की है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। बात कर लेते हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की, जिसके मुख्य द्वार सहित दूसरे दरवाजों के लिए खास लकड़ियों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए चंद्रपुर के जंगलों से सागवान की विशेष लकड़ियों का चयन किया गया है। चंद्रपुर से लकड़ियों की पहली खेप रवाना करने के लिए लकड़ी पूजन और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
चंद्रपुर और गढ़चिरौली में आलापल्ली जंगल की ये खास लकड़ियां अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दरवाजों में लगेगी। राम मंदिर निर्माण में इस योगदान को लेकर जिले में उत्साह और उत्सव का माहौल है। अब हमारे यहाँ से लकड़ी जा रही, कास्ट जा रहा है, तो हमको बहुत खुशी का है, मौका है। कार सेवक से वन मंत्री, और वन मंत्री के माध्यम से जब मैं कास्ट भेज रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से ये कास्ट जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। राम मंदिर के लिए सबसे उच्च कोटि की लकड़ी की तलाश में जब मंदिर ट्रस्ट ने देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से मदद मांगी तो बताया गया कि चंद्रपुर के जंगलों की सागवान की लकड़ी देश में सबसे उच्च कोटि की है, जिसके बाद जिले के वन विभाग के डिपो को 1855 क्यूबिक फुट लकड़ी का टेंडर दिया गया। इसको सीपीटी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस टिक। तो और इसकी विशेषता मीन्स इसमें जो ग्रेन पैटर्न जो आता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, और इसमें कुछ अटैक कीड़ के और मतलब इसमें कुछ अटैक नहीं लगते, और ये सालों साल उसकी जो ग्रेन पैटर्न है और जो उसकी शाइनिंग है वो कम नहीं होती। तो वैसे ही सालों साल चलती जाती है, और कुछ भी मतलब 400-500 साल तक इसमें कुछ खराबी नहीं आती। पहले राम मंदिर के लिए नेपाल से शालिग्राम पत्थर लाया गया, अब चंद्रपुर की लकड़ियों की बारी है। इसके लिए चंद्रपुर शहर और बल्लारपुर में भव्य लकड़ी पूजन और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के वन मंत्री के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और रामायण सीरियल में राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चंद्रपुर से विनोद दुर्गे के साथ, मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात कर लेते हैं भारत के प्रोजेक्ट चीता की। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। भारत में 1952 के बाद पहली बार चीते का जन्म हुआ। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है। पिछले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन नन्हे शावकों की फोटो ट्वीट कर लिखा, नन्हे मेहमानों के आने का अप्रतिम आनंद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि ये अमृतकाल के दौरान हमारे वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण सासा को बचा नहीं पाए, लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रणाम करता हूं। चीता पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है।